गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक अपनी नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, डे वाइज आपके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके जैसे पेपर 1 2 3 4 5 6 के हमने कुछ शॉर्टलिस्ट किए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, उन शॉर्टलिस्टेड क्वेश्चंस को हम डेली 5 से 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम उसमें डिस्कस करेंगे उसके स्ट्रक्चर्स। जो आपको क्वेश्चंस मैंने दिए होते हैं ना ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में जो क्वेश्चन है उसी के स्ट्रक्चर में आपको डिस्कस करूंगा डेली इवनिंग। ठीक है, तो आज हमने पेपर 6 से स्टार्ट करना है। पेपर 6 के जो इकोनॉमी वाला पार्ट है, इकोनॉमी ऑफ यूपी, ये पेपर 6 का जो पार्ट है इस पे मैंने आपको आज सुबह 5 क्वेश्चन दिए थे। उन्हीं 5 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एनर्जी सोर्सेस टू यूपीज एनर्जी मिक्स। ये आपको पहला पार्ट सवाल का। व्हाट चैलेंजेस डज स्टेट्स पावर सेक्टर फेस, यानी पावर सेक्टर को क्या क्या चैलेंजेस हैं वो आपको बताना है। तीसरा क्या है, सजेस्ट स्टेप्स टू एनहांस एनर्जी सिक्योरिटी। यानी आपसे 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं, 3 सब पार्ट्स। तो हमने अभी डिस्कस किया था अपने आंसर राइटिंग सेशंस में भी कि आपके क्वेश्चन में 3 पार्ट होने बहुत ज़रूरी हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन की कुछ इंट्रोडक्शंस बताए हैं। आप इनमें से कोई भी इंट्रोडक्शन यूज़ कर सकते हैं। और सिमिलरली आप अगर ऐसे और कोई क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो पेपर 1 2 3 4 कोई भी पेपर हो, तो आप उसी एग्जाम्पल या उसी तरीके से अपने इंट्रोडक्शंस फ्रेम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो फैक्ट बेस्ड। तो मैंने आपसे कहा कि जैसे हमारे एनर्जी मिक्स का क्वेश्चन चल रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डोमिनेटेड बाय कोल बेस्ड पावर कंट्रीब्यूटिंग 60% ऑफ टोटल मिक्स। हमने एक सिंपल सा फैक्ट बता दिया, इससे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि हम बताते हैं कि देखो, हम बहुत सारी, जैसे यूपी सोलर पॉलिसी लेके आ रहा है, बायो एनर्जी पॉलिसी लेके आ रहा है, ये सारे इनिशिएटिव्स रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम एनर्जी मिक्स में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आप आगे चल के एनर्जी मिक्स बता देना क्या क्या है। साथ साथ जैसे यूपीज एनर्जी मिक्स इज अ कॉम्पोजिट ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज लाइक कोल एज वेल एज रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी। बिल्कुल बेसिक। आपसे एनर्जी मिक्स की बात कर रखी है तो आपने सिर्फ सिंपल बताया कि भाई एनर्जी मिक्स जो है हमारा कन्वेंशनल सोर्सेज और रिन्यूएबल सोर्सेज को मिलाकर हमारे स्टेट का एनर्जी मिक्स है। एक और तरीका, जो रीसेंट एग्जांपल या रीसेंट न्यूज़ से भी आप शुरू कर सकते हो। जैसे ये न्यूज़ वाला पार्ट है, तो जैसे न्यूज़ क्या थी कि यूपी पीक पावर डिमांड 30,000 मेगावाट पार कर गई थी। तो ये जो डिस्कशन है वो किस चीज़ की बात करने पे मजबूर कर रहा है आपको, कि यूपी का एनर्जी मिक्स ओवरऑल है क्या। ठीक है, तो इससे हमने देखो क्या लिखा था, इन 2024 यूपीज पीक पावर डिमांड सरपास्ड 30,000 मेगावाट, ड्रिवन बाय फैक्टर्स सच एज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इट हैज ब्रॉड डिस्कशन टुवर्ड्स ओवरऑल एनर्जी मिक्स ऑफ यूपी, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन का सब्जेक्ट है। तो देखो, 3 4 इंट्रोडक्शन के तरीके मैंने बता दिए। आप इसी तरह बाकी क्वेश्चंस में भी इंट्रोडक्शन फ्रेम करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर जिन बच्चों ने, जिनको आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो मैंने आंसर राइटिंग पर 3 सेशन लिए हैं, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, 3 सेशन लिए हैं मैंने, उनको देखकर आप इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन को कैसे हैंडल करना है, मैंने उसमें हर चीज़ करा रखी है, बहुत डिटेल में कराई है। ठीक है, अब आ जाते हैं बॉडी वाले पार्ट में। देखो, पहला पार्ट क्या था, एनर्जीज मिक्स पूछा है, हमने एनर्जी मिक्स बता दिया। देखो, मैंने यहाँ पर बहुत फ्रेमवर्क है हमारा, तो मैंने बहुत पॉइंट बाय पॉइंट नहीं लिखा है, मैंने ये आपको समझाने के लिए इतना कर रखा है। बाकी आप इसको एक्सपैंड करोगे अपने आंसर में। तो मैंने एनर्जी मिक्स की देखो बात कर रखी है कि आपका 72% फॉसिल फ्यूल से है, 1% न्यूक्लियर है, 16% रिन्यूएबल है, 15% हाइड्रो पावर है। ठीक है, यहाँ पे लार्ज हाइड्रो पावर की बात होती है। आपने यहाँ पर ऐसे करके फिगर करके और बाकी आपको डिटेल्स लिखनी है।
देखिए, मैं बॉडी में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कंटेंट में बहुत ज़्यादा डीप में जाने का कोई मतलब नहीं है। मैं ओवरऑल क्या-क्या होना चाहिए आपके आंसर में वो ज़रूरी चीज़ आपको डिस्कस कर रहा हूँ। फिर हम बात करते हैं चैलेंजेस फेस्ड बाय यूपीज़ पावर सेक्टर। देखो दूसरा सब पार्ट है ना, तो हमें दूसरा सब पार्ट ऐसे मैंने बी मेंशन किया और चैलेंजेस ऑफ यूपीज़ पावर सेक्टर। अब देखो पावर सेक्टर की क्या-क्या दिक्कतें हैं। देखो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, ये बहुत ही स्टैंडर्ड दिक्कत है, चाहे वो इंडिया की बात हो चाहे यूपी की। ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि ट्रांसमिशन में लॉसेस होते हैं आपको, जिसको एटीएनसी लॉसेस भी कहते हैं। तो ये एज हाई एज 25% रिपोर्टेड। यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने आपको सिर्फ सब हेडिंग दी हैं। इसके आगे आइदर आप थोड़ा एक्सप्लेन करो या फिर कोई फैक्ट लिखो। ठीक है, ये आपकी आदत होनी चाहिए। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस ऑफ डिस्कॉम्स। डिस्कॉम्स क्या होते हैं? आपके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं। उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेस ठीक नहीं है, वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ठीक नहीं है। दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज। थर्मल पावर डिपेंडेंसी, हमने एनर्जी मिक्स में पढ़ा ही है कि 60% तो आप कोल पे डिपेंडेंट हो, तो कहीं ना कहीं थर्मल पावर डिपेंडेंसी है। ग्रिड फ्रैगमेंटेशन का क्या मतलब है? देखिए, ग्रिड फ्रैगमेंटेशन का मतलब है कि आप जैसे मान लीजिए रिन्यूएबल एनर्जी कहीं पे आप बना रहे हैं, तो उसको आप मेन ग्रिड में नहीं ला पा रहे हो ताकि और भी जगह जा पाए। तो इससे क्या होता है, सप्लाई जो है डिसइंटीग्रेट हो जाती है। यानी कि सपोज मान लीजिए जगह हमें ये यहाँ यहाँ पावर की ज़रूरत है और सप्लाई यहाँ यहाँ पर है, तो ये कनेक्शन अगर आपस में नहीं होगा तो आप एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं कर पाते हो। तो ग्रिड फ्रैगमेंटेशन का बहुत बड़ा इशू है। इश्यूज विद रिन्यूएबल एनर्जी, देखो रिन्यूएबल एनर्जी की आप बात कर रहे हो तो रिन्यूएबल एनर्जी में भी कुछ इशू हैं। इंटरमिटेंट, यानी कि उसमें ब्रेक्स आते हैं। हाई कैपिटल कॉस्ट, ऑब्वियसली कोई भी आप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट देखो, उसमें कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, देखो मिनरल्स कौन से हैं? सोलर सेल्स में जैसे आपको चाहिए होता है, सिलिकॉन चाहिए होता है, जर्मेनियम चाहिए होता है, ये सारे मिनरल्स जो है ना अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वजह से भी रिन्यूएबल एनर्जी के इनिशिएटिव्स में चैलेंज आता है। फिर आती है स्टोरेज। अब आप बना तो ले रहे हो, अब मान लो आपने बनाया भाई 30 मेगावाट, अब आपकी ज़रूरत वहाँ पर है 10 मेगावाट की। अब 20 मेगावाट करें क्या? 20 मेगावाट आपको स्टोर करना पड़ेगा ना, तो स्टोरेज का भी बहुत बड़ा इशू है। फिर अदर्स में आप देखो, अदर्स में लैंड एक्विजिशन, कोई भी आप प्रोजेक्ट लाते हो तो हमेशा याद रखना, कोई भी नया प्रोजेक्ट होता है, कुछ भी हो, वहाँ पर लैंड एक्विजिशन की दिक्कत होगी ही होगी। ठीक है, साथ के साथ डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन रिहैबिलिटेशन। एग्जाम्पल में आप जैसे रिहांद डैम देख सकते हो। तो अब रिहांद डैम में जैसे आपने भाई हाइड्रो पावर की बात करी, तो भाई आप कर तो रहे हो, वहाँ पर जो लोग बस रहे थे, जो वहाँ पे रह रहे थे, इंडिजिनस कम्युनिटी या कोई भी कम्युनिटी, उनको आपने डिस्प्लेस कर दिया वहाँ से। अब डिस्प्लेस कर दिया तो उनको रिहैबिलिटेशन भी तो उनका करना है। अब वो जब नहीं होता वो एक इशू बन के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चैलेंजेस फेस्ड बाय पावर सेक्टर हमने कर लिए कुछ पॉइंट्स। अब आते हैं हम स्टेप्स नीडेड। अब दिक्कतें हमने बता दी तो भाई कुछ सोल्यूशन भी होना चाहिए ना। तो सोल्यूशन क्या है? डाइवर्सिफिकेशन पहला सोल्यूशन, कि भैया आप अपने एनर्जी सोर्सेज को फैलाओ, एक पे डिपेंडेंस ना करो, सब में थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। दूसरा है मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रांसमिशन इंफ्रा, जैसे स्मार्ट ग्रिड्स की बात कर रहे हो, नेट मीटरिंग की बात कर रहे हो। वहाँ पर क्या है कि ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका, वहाँ जो हमने लॉसेस बताए थे ना, वो लॉसेस खत्म होंगे आपके, जिसको हम एटीएनसी लॉसेस कह रहे थे। फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डिस्कॉम्स, जैसे हम उदय स्कीम लेके आए थे, ऐसी स्कीम्स हमें लेके आनी है ताकि डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ सके। फिर हम बात कर रहे हैं एनर्जी एफिशिएंसी की। तो एक बात गांठ बांध के आप ध्यान दो कि अगर कभी भी किसी तरह का भी कोई भी सवाल आता है, वहाँ पर एफिशिएंसी का एक पॉइंट फिट होगा ही होगा। चाहे वो किसी भी चीज़ के, चाहे रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात हो, चाहे पोल्यूशन की बात हो, कहीं पर भी हो। एफिशिएंसी क्या करता है कि जो अवेलेबल प्रोसेस है उसको बेटर बनाने की बात करता है। तो पावर सेक्टर में भी हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन क्रेडिट्स। अब देखो ग्रीन क्रेडिट्स क्या है, जैसे आपके रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें आपने जैसे मान लीजिए आपने 10 मेगावाट की एनर्जी बनाई, तो
आपको ये एक सर्टिफिकेट के रूप में मिल जाएगा जो कि आप ट्रेड कर सकते हो। अब ये ट्रेड क्यों होता है? क्यों? क्योंकि कई जगह कई कंपनियों को कई प्रोसेसेस में आपको रिन्यूएबल एनर्जी परचेज ऑब्लिगेशन होता है। यानी कि आपने उतनी रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करनी थी, अब आपने यूज़ नहीं की या आपने उतनी नहीं बनाई, तो आप क्या करते हो, जिसने बनाई है उससे सर्टिफिकेट ले लेते हो। अगर इस तरह की ट्रेडिंग होगी तो रिन्यूएबल एनर्जी बनाने का इंसेंटिव बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो मेन गोल है डाइवर्सिफिकेशन का वो होगा। ठीक है, उसी पॉइंट्स को हमने यहाँ मेंशन किया। एनर्जी एक्सचेंजेस, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डे हेड मार्केट। अब इनका एक सिंपल सा मतलब समझ लो कि एनर्जी जैसे मान लीजिए जो बना रहा है और जो बेच रहा है, ठीक है, तो अब भाई बनाने के बाद आप बेचते हो तो आपको चाहिए ना जो उसको यूज कर सके, कंज्यूमर्स, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बनाने वाले को एक दिन पहले बताती है कि भाई हमें इतना इतना ज़रूरत है। तो इस तरह क्या होगा कि डिमांड सप्लाई जो है ना एफिशिएंटली मैनेज होगा। अगर मान लो ये सारी चीज़ें ना हो तो डिमांड सप्लाई में कभी कभार गैप आ जाएगा जो कि आपके पावर सेक्टर को कहीं ना कहीं लॉस पहुंचाएगा। तो ये किस चीज़ के लिए है? डिमांड सप्लाई को मैनेज करने के लिए। फिर हम बात करते हैं पीपीपी मॉडल की। पीपीपी मॉडल में क्या है कि भाई प्राइवेट सेक्टर का पैसा आएगा आपको, यानी कि क्रेडिट की ज़रूरत कम पड़ेगी, पब्लिक सपोर्ट की कम ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, टेक्निकल नो हाउ। तो पीपीवी मॉडल में जो आप एडवांटेजेस पढ़ते हो वो यही यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं। तो ये हमने क्विकली देख लिया चैलेंजेस क्या थे और स्टेप्स नीडेड क्या हैं। ये सब आपको एक्सपैंड करना है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये फ्रेमवर्क बनाया है ऐसे। फिर कंक्लूजन। कंक्लूजन मैंने आपको दो तरह के कंक्लूजन दिए हैं। यूपी's पॉलिसी इन लाइन विद नेशनल गोल ऑफ डाइवर्सिफाइंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट इन एनर्जी मिक्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमने यहाँ पर किस चीज़ से लिंक किया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिंक किया। दूसरा, यूपी नीड्स टू सिक्योर एनर्जी सिक्योरिटी टू प्रोवाइड बीफिटिंग इकोसिस्टम इन लाइन विद इन्वेस्ट इन यूपी प्रोग्राम। अब यहाँ पर हमने किस चीज़ से लिंक किया? इन्वेस्ट इन यूपी प्रोग्राम की अगर आप चाहते हो कि वो सक्सेसफुल हो तो कहीं ना कहीं आपको एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी मिक्स पर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिंक किया। मैंने आपको हमेशा बताया है कंक्लूजन में आप हमेशा बड़ी पिक्चर दिखाने की कोशिश किया करो। तो यहाँ पर दो कंक्लूजन के तरीके हमने बताए आपको यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम दूसरे सवाल पे। अब दूसरा सवाल पढ़िए। दूसरा सवाल कह रहा है आउटलाइन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ऑफ यूपी। Critically assess the impact of ODOP policy on promoting regional economic development in यूपी। यानी आपसे दो सवाल पूछे गए हैं, पहले तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओडीओपी पूछा है, दूसरा इम्पैक्ट ऑफ ओडीओपी पॉलिसी किस चीज में? रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो अगर आपने क्वेश्चन ठीक से समझ लिया, आपने डिमांड ठीक से क्वेश्चन की समझ ली, तो आपने बहुत हद तक तो क्वेश्चन पूरा कर लेना है आपने। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखो एक नई पॉलिसी की बात कर रहा है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि भाई ओडीओपी है क्या, आप एक्सप्लेन कर सकते हो इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप? स्कीम टू प्रमोट ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड स्पेशलाइज्ड गुड्स यूनिक टू पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। ये मैंने आपको सिर्फ बताया है, आप इसको प्रॉपर फ्रेम करके लिखोगे ओडीओपी है क्या। मैंने यहाँ पर 8 नंबर और 12 नंबर के हिसाब से अलग अलग लिखा। 8 नंबर का होता तो आप 2 लाइन में इसको निपटा देते इंट्रोडक्शन को। अब अगर जैसे ये 12 नंबर का होता तो आप एक चीज एक लाइन और मेंशन कर सकते थे, ओडीओपी सीक्स टू ट्रांसफॉर्म यूपी इनटू एन एक्सपोर्ट हब वाइल प्रमोटिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो ये एक लाइन हमने एक्स्ट्रा करके एक्सप्लेनेशन अपना पूरा कर दिया। इसके साथ साथ अगर आपको इस तरह से नहीं इंट्रोड्यूस करना तो एक और तरीका मैंने बताया आपको, फैक्ट या न्यूज़ से। तो फैक्ट या न्यूज़ में हमने देखा कि ओडीओपी डैशबोर्ड में क्या रिपोर्ट हुआ है, 5 लाख यूथ इस्टेब्लिश्ड देयर वेंचर्स अंडर ओडीओपी। ये फैक्ट हमें पता। तो इस फैक्ट को लिखकर हम ओडीओपी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फैक्ट्स या डेटा से ही इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन की डिमांड पर। देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है?
ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछा है और इवैल्यूएशन पूछा है। ऑब्जेक्टिव्स हमने लिख दिया लोकल स्पेशलाइजेशन, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वहाँ के जो आर्टिसंस हैं, जो वहाँ के प्रोड्यूसर्स हैं, उनमें आप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, ट्रेनिंग टूल किट्स दे रहे हो। ब्रांडिंग एंड मार्केट इंटीग्रेशन, इस चीज़ को समझो कि जैसे मान लीजिए आप कानपुर है, तो भाई कानपुर के लेदर को आपको प्रमोट करना है, तो कैसे पता चलेगा ये कानपुर का लेदर है? तो आप कहीं ना कहीं चाहते हो ना ब्रांडिंग हो उसकी। तो ब्रांडिंग का मतलब ये होता है। मार्केट इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि सपोज मार्केट में आपने कानपुर का प्रोडक्ट जाके कलकत्ता में बिक सके, गोरखपुर में बिक सके, या बैंगलोर में बिक सके, या जम्मू कश्मीर में बिक सके, तो इसके लिए आपको मार्केट इंटीग्रेशन चाहिए। नहीं तो क्या होगा, यहाँ का प्रोडक्ट यहीं रह जाएगा या कुछ मार्केट्स में एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो उस चीज़ के लिए भी हम कहते हैं मार्केट इंटीग्रेशन पे काम कर रहा है ओडीओपी स्कीम। एनकरेजिंग सेल्फ रिलायंस एंड ऑन्टरप्रनोरशिप, देखो अभी हमने फैक्ट बात करी थी ना, 5 लाख यूथ स्टैब्लिश देयर वेंचर्स, तो ये ऑन्टरप्रनोरशिप है। तो ओडीओपी प्रोग्राम के अंडर में जैसे मान लीजिए भदोही में कारपेट्स है, ठीक है, अब वहां पर क्या है कि भाई कारपेट बनाने के लिए भाई आपको ऑन्टरप्रनोरशिप, भाई वहां पे जो बनाना चाहते हैं तो उनको भाई प्रमोट किया जा रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत। एनकरेजिंग सेल्फ रिलायंस एंड ऑन्टरप्रनोरशिप। इंफ्रा डेवलपमेंट, देखो कोई भी स्कीम होगी अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है किसी ना किसी तरीके से, तो आप मान के चलो उसमें इंफ्रा डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट होगा ही होगा, अगर वो इकोनॉमिक्स से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। तो इंफ्रा डेवलपमेंट इसमें भी बात हो रही है। इंफ्रा डेवलपमेंट क्या हो रहा है इसमें, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स की बात हो रही है। उसके साथ साथ क्या बात हो रही, ओडीओपी यूनिटी मॉल्स की। यूनिटी मॉल्स क्या है, जगह जहां पर आप ये प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो, जहां पर एक्सेसिबिलिटी रहेगी इन प्रोडक्ट्स की। तो इंफ्रा डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसी के साथ साथ इम्प्रूविंग एक्सेस टू फाइनेंस, इम्प्रूविंग एक्सेस टू फाइनेंस, कन्वर्जेंस ऑफ अदर स्कीम्स। अब ये अदर स्कीम्स क्या हैं, जैसे मुद्रा योजना हो गई, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो गया। तो आप चाहते हो कि इनका जो लिंक है ओडीओपी से कन्वर्ज करे, ताकि ये भी स्कीम बेटर अप्लाई हो सके, उनके बेटर रिजल्ट्स मिल सके। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। 8 नंबर का है तो एक्सप्लेनेशन कम रखना है। अगर 12 नंबर का होता, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इंडिविजुअल सब हेडिंग्स के बढ़ जाते हैं। मैं बीच बीच में बताता रह रहा हूँ कि आपको 8 नंबर और 12 नंबर में कैसे अलग अलग हैंडल करना है आपको। एक छोटा सा डायग्राम ये है कि सब स्कीम्स अंडर ओडीओपी, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, ब्रांडिंग स्कीम्स, ठीक है, मार्केटिंग प्रमोशन, मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस, इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, टूल किट डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, और कन्वर्जेंस विद रिलेटेड स्कीम्स। ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, ये आप दिमाग में रखो। ओडीओपी अगर आता है तो आप यूं के यूं इसको यूज कर सकते हो। 4 ये और 2 मैंने ऐड किए, 6 को यूज करके। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट। पहला सब पार्ट तो आपने आंसर कर दिया। अब दूसरा सब पार्ट इम्पैक्ट की बात हो रही थी। तो इम्पैक्ट क्या है, इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब ये आप इतना लिख के आएंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, आप इसको कहीं से सब्सटैंशिएट करोगे, प्रूफ दोगे। तो भाई प्रूफ क्या है कि जो एक्सपोर्ट्स अंडर ओडीओपी है वो 2017 से 2022 में अगर हम देखते हैं तो एक तरह से डबल हो गई है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद किया करो, हमेशा इसी तरह से याद करने की कोशिश किया करो कि इतने लगभग परसेंट बढ़ गई, इतना डबल हो गया, या सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया, ऐसे ही याद किया करो। कितनी बार वैल्यू याद करोगे, वैल्यू नहीं याद होंगी। ठीक है, जहां जरूरी है वहां पर वैल्यू मैंने खुद ही मेंशन कर दी है। एक्सपेंशन ऑफ एमएसएमईज, तो हमने 25 लाख एमएसएमईज का ये रखा है, और आपने अगर मांगा जाए कि कहाँ से ये है, तो ओडी ओपी डैशबोर्ड, यानी जो वेबसाइट है। सप्लाई चेन एंड मार्केट इंटीग्रेशन, अब कैसे, अब ये इम्पैक्ट हो रहा है, तो इम्पैक्ट क्या है, मार्केट इंटीग्रेशन हुआ है। अब कैसे, आप एग्जांपल दो ना कि मार्केट इंटीग्रेशन कैसे हो। ई कॉमर्स से लिंक हुआ है, ओडीओपी मार्ट बना है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इनके माध्यम से मार्केट इंटीग्रेशन हुआ। स्किल एनहांसमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये जेनरिक पॉइंट है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा कोई फैक्ट या एक्सप्लेनेशन। हेल्प्ड ओवर 5 लाख यूथ, जो अभी हमने कई इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था। क्लस्टर बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
देखो क्लस्टर बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत जेनरिक पॉइंट है, इसमें आपको कोई पर्टिकुलर सेक्टर का एग्जांपल लेके आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, पर्टिकुलर सेक्टर को कैसे इकोसिस्टम बनता है उसका। बूस्ट टू वेमेन एंड वीकर सेक्शन, एसएचजी लिंक्ड एंटरप्राइजेस, इतना ही बहुत है। एसएचजी लिंक्ड एंटरप्राइज से समझ में आता है हाँ भाई विमेन कैसे बूस्ट होगा, ठीक है। प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड आर्टिसंस इन वेरियस सेक्टर्स। अब हम कहीं ना कहीं जब बात करते हैं ना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, तो जो लोकल स्पेशलाइजेशन है बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजंस, बहुत बार बहुत हिस्टोरिकल उसमें देखते हैं हम, तो वो कंटिन्यूटी चली आ रही है उस प्रोडक्ट की, इस वजह से भी हम एक तरह से देख सकते हैं प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड आर्टिसंस। ये हमने इम्पैक्ट कर लिया। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं, तो कंक्लूजन बड़ा जेनरिक सा देते हैं। टू रियलाइज पोटेंशियल ऑफ ओडीओपी इन ट्रू सेंस, देयर इज नीड फॉर ग्रेटर फोकस ऑन इनोवेशन, बेटर क्रेडिट एक्सेस, ब्रांडिंग एंड सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। देखो एक तरह से ये भी एक कंक्लूजन लिखने का तरीका है। इसका देखो सैंपल क्या होता है, आप ये कहते हो कि अगर आपको जो भी सब्जेक्ट है उसका पोटेंशियल आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आपको क्या करना होगा, you need to focus on, ठीक है, फोकस ऑन, कुछ जगह लिखेंगे, बस इतना आपको करना है। ये भी एक तरह का आपका कंक्लूजन लिखने का तरीका होगा। पोटेंशियल ऑफ, अगर इसका पूरा आपने ट्रू सेंस में लेना है तो यू नीड टू फोकस ऑन दिस दिस दिस, बस। ये एक कंक्लूजन का टेम्पलेट है, आप बहुत जगह यूज कर सकते हो। एक कंक्लूजन का टेम्पलेट है एसडीजी वाला, एक कंक्लूजन का टेम्पलेट है ट्रिलियन इकोनॉमी वाला। देखो अगर यूपी की बात कर रहे हो तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर सकते हो आप, ठीक है। ये है कुछ टेम्पलेट, मैं बीच बीच में बताता रहूंगा। देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियो आप देखते रहो, आपको बेनिफिट ही होगा, ठीक है। हाउ इसेंशियल इज रिन्यूएबल एनर्जी टू अचीव इन अचीविंग एनर्जी सिक्योरिटी इन यूपी, यानी कि इसेंशियल कितना है, ये पहला क्वेश्चन। डिस्कस द की इनिशिएटिव, दूसरा क्वेश्चन। अंडरटेकन टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी, सजेस्ट फर्दर मेजर, यानी तीसरा क्वेश्चन। इसमें हमें 3 सब पार्ट मिल रखे हैं कि इसेंशियलिटी बतानी है हमें, की इनिशिएटिव्स बताने हैं, और वे फॉरवर्ड एक तरह से बताना है। तो इंट्रोडक्शन अगेन हम फैक्ट लिख सकते हैं कि अभी हमने एनर्जी मिक्स हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, तो आप लिख सकते हो कि भाई कोल बेस्ड टिल्ट हो रखा है, 60% से ज़्यादा है, तो भाई कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है रिन्यूएबल एनर्जी के फोकस में, क्योंकि हमारा पहला पार्ट इसेंशियलिटी है तो उससे लिंक हो रहा है। दूसरा हम कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी पॉलिसी आई है या बायो एनर्जी पॉलिसी आई है, उस पॉलिसी में हमने फोकस करना है अपने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करने में। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इसेंशियल है, ठीक है। ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। आपने एक तरह से टीजर बता दिया, आगे आप इसेंशियलिटी में क्या लिखने वाले हो, ठीक है। अब हम बॉडी की बात करते हैं, इसेंशियलिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, बिल्कुल। आप कोल डिपेंडेंट हो, उसका डिपेंडेंस कम होगा आपका। सेकेंड, कैचिंग द विद इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड। अब देखो एनर्जी डिमांड हमने पहला फैक्ट पढ़ा था, लगभग 30,000 मेगावाट का हमारा पीक आवर डिमांड आ रही है। तो ये हम कैसे कैच कर पाएंगे, जब हम डाइवर्सिफाई करेंगे। कैसे डाइवर्सिफाई करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की मदद से। तीसरा पॉइंट क्या है, अलाइनिंग विद नेशनली डिटरमाइंड गोल्स अंडर पेरिस अग्रीमेंट। अगर आप पेरिस अग्रीमेंट आपको याद होगा, तो उसमें हमने पंच अमृत तय कर रखे हैं इस समय। तो उस हिसाब से अगर हम वो गोल्स को पूरा करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें रिन्यूएबल एनर्जी के डाइवर्सिफिकेशन पे काम करना पड़ेगा। चौथा, सॉल्विंग इश्यूज ऑफ ग्रिड इंटीग्रेशन एंड प्रमोटिंग रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। देखो इस पॉइंट को समझिए। अब आपके थर्मल पावर प्लांट्स तो कुछ कुछ जगह हैं, ठीक है। अब आपस में इनका ग्रिड इंटीग्रेशन उतना मजबूत नहीं है। अगर अब आपको मान लो कहीं रिमोट लोकेशन पे बिजली पहुंचानी है, तो आप या फिर ग्रिड पूरा बिछाओ, या फिर एक तरीका है डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड क्या है कि उसी एरिया में आप कुछ ऐसा सेटअप बनाओ ताकि उस वहां पर इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी पहुंच सके। अब इसका तरीका क्या, आपने भाई सोलर एनर्जी का यूज किया, और उसके लिए तो आपको तार नहीं बिछाने पड़ेंगे भाई, वो आपको कनेक्शन ग्रिड नहीं बनाना पड़ेगा, तो आप वहीं पर लोकल सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। ये क्या करेगा, एक तरह से रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में आपकी मदद करेगा, ठीक है।
अब हम आखिरी पॉइंट देखते हैं, रेजिलियंस अगेंस्ट एनर्जी प्राइस वोलेटिलिटी। अब ये कैसे होगा? अगर आप कोल पर डिपेंड हो, कोल पे डिपेंडेंट हो, तो इंडिया कोल इंपोर्ट करना पड़ता है जितनी हमारी ज़रूरत है। अगर हम कहीं बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमेशा थोड़ी वोलेटिलिटी तो जुड़ी रहेगी। तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं ये वोलेटिलिटी भी कम होगी एनर्जी प्राइस को लेके। ठीक है, अब हम कुछ इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। पीएम कुसुम हो गई, सोलर एनर्जी पॉलिसी हो गई, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट हो गया, बायो एनर्जी पॉलिसी, ईवी पॉलिसी और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। तो ये कुछ हमने 5-6 इनिशिएटिव्स हैं, वो हमने तुरंत लिस्ट डाउन कर दिए यहाँ पर। अब हम क्या देखते हैं? मेजर्स। अब देखो दूसरा पार्ट हो गया, अब तीसरे पार्ट की। अब देखो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है तो हम इतना छोटा छोटा लिख रहे हैं। अगर यहीं पे 12 नंबर होता तो इनको हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करते, ठीक है, या फिर एग्जाम्पल देते, एक्सप्लेन करते। कंटेंट यही रहना है, बस हमारी डेप्थ बढ़ जाती अगर 12 नंबर का होता। मेजर्स नीडेड। अब मेजर्स क्या क्या हैं भाई? स्केलिंग अप सोलर एंड विंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रा पे आपको मैंने कहा जब भी कोई ऐसी बात होती, इंफ्रा का एक पॉइंट आप हमेशा बना सकते हो, चाहे वो वे हेड हो या चैलेंज हो। स्ट्रेंथनिंग एनर्जी शॉर्टेज सॉल्यूशंस, ठीक है। ग्रिड मॉडर्नाइजेशन एंड इंटीग्रेशन। अब मैंने बता दिया आपको ग्रिड का चक्कर क्या है। तो अगर कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी पे आपको बढ़ाना है तो आप कहीं ना कहीं ग्रिड इंटीग्रेशन और मॉडर्नाइजेशन की बात करते हो। नहीं तो क्या होगा? आपने यहाँ सोलर पावर बनाई, अब आप इसको यूज़ कैसे करोगे भाई अगर आपकी ग्रिड इंटीग्रेशन नहीं है तो? फिर मैंने आरपीओज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स आपको बता दिए थे। अगर मान लीजिए आप इन सर्टिफिकेट्स को ट्रेडेबल बना दोगे, तो ट्रेडेबल क्या होगा? तो भाई अगर मान लो ये एक्स है, ये वाई है, तो अगर एक्स ने एक्स्ट्रा रिन्यूएबल एनर्जी बना ली तो इसके पास मोटिवेशन होगा ना एक्स्ट्रा एनर्जी बनाने का। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी के इसको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे और ये सर्टिफिकेट ये बेच सकता है आगे, ठीक है। तो इससे उसको मुनाफा होगा। तो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स ट्रेडिंग से मोटिवेशन बढ़ता है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को करने के लिए। इंसेंटिवाइजिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, वही अगेन कि भाई कैपिटल कॉस्ट और ये सारी आपको मदद हो जाती है। डे अहेड मार्केट, मैंने आपको पिछले आंसर में भी समझाया था कि डे अहेड मार्केट और लॉन्ग टर्म मार्केट में क्या है कि आप डिमांड और सप्लाई को आपस में मिलाते हो ताकि कभी इसमें मिसमैच ना हो, ठीक है। इस तरह के एक्सचेंजेस का काम क्या है कि सप्लायर को डिमांड वाले से मिलाने का काम है। अगर ये बढ़िया मिलाओगे आप तो एक ऐसी सिनर्जी बनेगी जो इन इन जनरल उनको प्रमोट करेगी सेक्टर को, ठीक है। ये आप यूं के यूं लिख सकते हो। Conclusion: strengthening government policies, expanding PPP, leveraging technological innovation will help UP achieve energy security and become a model state for renewable energy transition in India. ये भी आप एक टेम्पलेट बना लो। आपने क्या बताया कि भाई कुछ कुछ वे हेड आपने बताया, देखो एक्सपैंडिंग पीपीपी, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, ये आपने वे हेड बताया, वे हेड बताया। और आप कह रहे हो कि ये क्या करेगी भाई? जो उसका गोल है वो गोल पूरा करेगा। गोल क्या है यहाँ पर? एनर्जी सिक्योरिटी। ये करोगे तो गोल क्या मिलेगा? एनर्जी सिक्योरिटी। जिससे क्या होगा? अब यहाँ पर आप बड़ा गोल लिख दो, यहाँ पर ये आप लिख दो विजन। अब विजन क्या है भाई? आप इसको मॉडल स्टेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन बनाना चाहते हो। देखो ये दिमाग में ऐसे माइंड मैप से स्ट्रक्चर बनना चाहिए, तभी आपसे तुरंत कंक्लूजन बनेगा वहां पर एग्जाम में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ यूपी सीडा, ठीक है। ये क्या है? यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इन प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट। तो सीधा साधा सवाल है इसका कि भाई आपकी यूपी सीडा की इफेक्टिवनेस पूछ रहा है। किस सेंस में इफेक्टिवनेस? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट लाने के सेंस में। तो हम कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन बहुत प्यारा सा लिखेंगे क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं तो हम क्या यहीं से शुरू करते हैं। तो हम बताते हैं लैंड एक्विजिशन इश्यूज आर बिगेस्ट रोड ब्लॉक्स व्हेन इट कम्स टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और फिर हमने लिंक किया क्वेश्चन से। कैसे? यूपी सीडा एम्स टू मैनेज
लैंड एक्विजिशन, अलॉटमेंट अमंग अदर फंक्शंस। तो हमें कहीं ना कहीं यूपी सीडा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लिंक करना है। तो हमने लिंक कैसे किया? लैंड एक्विजिशन की मदद से हमने लिंक किया। अब हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि भाई यूपी सीडा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे लिंक हो रहे हैं। अब हमने ये हमसे पूछा गया है इफेक्टिवनेस ऑफ यूपी सीडा। तो अगर किसी भी बॉडी की आपको इफेक्टिवनेस बतानी है तो पहले उसका काम तो बताना पड़ेगा ना। तो हमने बहुत ब्रीफली बता दिया कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूपी सीडा क्या हैं। सपोर्ट फॉर एमएसएमई एंड स्टार्टअप, इंडस्ट्रियल इंफ्रा डेवलपमेंट, रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, टारगेटिंग सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स, क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट, लैंड अलॉटमेंट एंड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ये कुछ हमने काम बता दिए। काम बता दिए किसके? यूपी सीडा के। अब इन्हीं कामों के तर्ज पर हम इफेक्टिवनेस की बात करेंगे। अब इफेक्टिवनेस ऑफ यूपी सीडा इन प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिल्कुल देख लेते हैं। इम्प्रूव्ड रैंकिंग्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब हम सेकंड पे आ गए भाई। सेकंड इन स्टेट बिजनेस रिफॉर्म प्लान। दूसरा इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट की हमने एक, हमको ये भी बताना था ना इन्वेस्टमेंट पे हम क्या कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं कैसे? फैसिलिटेटेड 1.8 लाख करोड़ वर्थ प्रोजेक्ट्स एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर मीट। तो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जो हुई थी उसमें यूपी सीडा ने 1.8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स फैसिलिटेट किए। तो एक तरह से इतना इन्वेस्टमेंट लेके आया। इंडस्ट्रियल पार्क्स। अब इंडस्ट्रियल पार्क्स बना रहा है तो अभी हमने जैसे क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट की बात करी थी ना, तो वो यहाँ से आता है इंडस्ट्रियल पार्क से। इंडस्ट्रियल पार्क हमने एग्जांपल भी दिया, मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बन रहा है? गौतम बुद्ध नगर। फिर लैंड एक्विजिशन फॉर डिफेंस कॉरिडोर, हम यहाँ पे लैंड एक्विजिशन कर सकते तो यहाँ पे एग्जांपल में डिफेंस कॉरिडोर की बात कर सकते थे। डिजिटाइज क्लियरेंस सिस्टम, निवेश सारथी और निवेश मित्रा, ये दो इनिशिएटिव्स हैं यूपी सीडा के अंडर। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि भाई बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको अप्रूवल और क्लियरेंस चाहिए था, तो इन सबको डिजिटाइज करके सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया गया इनके अंडर, जो कि कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। फिर कन्वर्जेंस विद नेशनल मिशन, नेशनल मिशन जैसे पीएम गति शक्ति, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो ये सारे क्या हैं? इन्हीं प्रोजेक्ट्स को भी मैनेज करना, इनको कन्वर्ज करना नेशनल मिशंस को यूपी के अंदर। ये किसका काम अच्छा कर रहा है? यूपी सीडा का। ठीक है। कंक्लूजन, एथिकल गवर्नेंस, सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी एंड इंक्लूसिवनेस मस्ट रिमेन at the core of UP सीडा डेवलपमेंट एजेंडा टू अचीव सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगेन हमने देखो वही जैसे अभी कंक्लूजन का मॉडल बनाया था ना, आपने गोल और विजन में लिंक करना होता है। तो भाई आपने यहाँ पे विजन क्या दिखाया? सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ का। आपने यहाँ पे वे हेड क्या बताया? एथिकल गवर्नेंस चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी चाहिए, इंक्लूसिवनेस चाहिए। अगर ये है आपके पास तो आप सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ पा सकते हो यूपी सीडा की मदद से। सिंपल। इसी तरह से आप तोड़कर जोड़कर आप अपना कंक्लूजन बना सकते हो। अब आ जाते हैं हम पांचवें सवाल पे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूपी सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022। अब एक चीज समझो, जब भी कोई पॉलिसी पूछी जाती है तो पॉलिसी में एक होता है विजन। विजन क्या होता है कि भाई आप क्या एम कर रहे हो, ब्रॉड क्राइटेरिया क्या है, आप टारगेट जिसके अराउंड बना रहे हो, ठीक है, वो विजन पता होना चाहिए। विजन आप 12 नंबर में डिस्कस करो ढंग से, 8 नंबर में डिस्कस करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते तो अवॉइड कर सकते हो। 8 नंबर में इतनी ज़रूरत नहीं है, 12 नंबर में विजन एस्पेक्ट भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं, तो इंट्रोडक्शन फैक्ट ऑन एनर्जी मिक्स, बिल्कुल सोलर एनर्जी पॉलिसी की तो कहीं ना कहीं एनर्जी मिक्स की हम बात करेंगे, फिर हम सोलर एनर्जी की उसमें बात कर सकते हैं। गोल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन, आप बता सकते हो कि भाई क्या हमारे टारगेट्स हैं। जैसे टारगेट हमने लिख रखा है 22,000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर बाय 2026-27। सोलर एनर्जी शेयर इन एनर्जी मिक्स, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि कितना भाई सोलर एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी पॉलिसी इसको बढ़ाने के लिए एक सही स्टेप है, यहाँ से हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं।
अब फीचर्स बताएंगे। अब फीचर्स क्या है भाई? डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क। आप बताओ एग्जांपल या आप कोई फैक्ट बताओ। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर क्या है भाई? बुंदेलखंड रीजन में आप 4000 मेगावाट सोलर पावर को निकालने के लिए एक कॉरिडोर बना रहे हो। रूफटॉप इंस्टॉलेशन, ये आपने पढ़ा है कि भाई पीएम कुसुम में और अभी क्या बोलते हैं सब्सिडी में जो प्रोग्राम आया है, मेरे ख्याल में उसका नाम क्या है, हर घर सूर्य बिजली ऐसे कुछ करके है, जिसमें आपका रूफटॉप इंस्टॉलेशन की भी बात करी गई है उस स्कीम पे। ठीक है, उसका टारगेट आपने दिखाया 13.5 लाख हाउसेज हैं। देखो बीच बीच में आप हर पॉलिसी में कुछ कुछ टारगेट्स तो याद करो, क्योंकि कम से कम एक आंसर के अंदर अगर आपने 2-3 टारगेट लिख रखे हैं, जैसे एक टारगेट हमने इंट्रो में लिख दिया, एक टारगेट यहाँ लिख दिया, एक बीच में और फैक्ट लिख दिया, तो पढ़ने वाले को लगता है कि आपने वो पॉलिसी तैयार करी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि चलो आंसर बना के लिख रहे हो। ठीक है, अगर आप ये फैक्ट नहीं लिखोगे तो ऐसा लगेगा कि आपने बैठकर वहीं पे जनरल जनरल पॉइंट बना दिए। फिर हम सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वही कुसुम वाला जो हम बात कर रहे थे। इंसेंटिव्स एंड एग्जेम्पशंस, by 100% exemption on stamp duty for land, 100% exemption on electricity duty for 10 years for solar power projects। ये कुछ एग्जांपल्स हमने लिख दिए यहाँ पर। सूर्य मित्रा क्या है भाई? ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं हम। सोलर सिटीज क्या है भाई? मॉडल प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं अयोध्या में। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं। अब इसको मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर कीवर्ड्स दिए हैं, इसको आपको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कम से कम एक लाइन में। अगर आप फैक्ट नहीं लिख रहे हो, फैक्ट लिख रहे हो तो वेल एंड गुड। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो जब भी कोई पॉलिसी आती है तो फीचर के साथ साथ आप उसमें चैलेंजेस भी बताओगे। चैलेंजेस कम से कम बताना है, और हो सके तो वे अहेड भी आप सुझा सकते हो अगर आपके पास वर्ड्स बचते हैं तो। नहीं तो चैलेंजेस तो ज़रूर बताने हैं आपको। ठीक है, चैलेंजेस क्या है? सोलर सेल मटेरियल अनअवेलेबिलिटी, वही सोलर एनर्जी के जो भी चैलेंजेस हैं आप यूं कि यूं लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वहां पर आप देखो सोलर एनर्जी पॉलिसी क्या है, पॉलिसी तो सिर्फ जनरल बात कर रहा है ना कि आप ये चीजें करो, तो उसमें कुछ गलत तो है नहीं। ठीक है, मेनली क्या हो सकता है कि भाई आप एनर्जी पे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं वो लिख सकते हो। इंफ्रा डेफिशिएंसीज हैं, ग्रिड फ्रैगमेंटेशन है, स्टोरेज इश्यूज हैं, हाई कैपिटल कॉस्ट है, इंटरमिटेंट है। ठीक है, ये सारी दिक्कतें हैं सोलर एनर्जी को लेकर। और वहीं ना कहीं आप सोलर एनर्जी पॉलिसी की बात कर रहे हो तो वो भी आपकी दिक्कत बन जाती है, जो सोलर एनर्जी की दिक्कत है। कंक्लूजन, ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग एनर्जी सस्टेनेबिलिटी एंड कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर आके आपको लिखना है सोलर एनर्जी पॉलिसी। ठीक है, सोलर एनर्जी पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग एनर्जी सस्टेनेबिलिटी एंड कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। देखो ये कीवर्ड्स हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप, ऐसे कीवर्ड्स एक दो याद, मतलब एक लिस्ट डाउन कर लो और इन्हीं कीवर्ड को वहां पे चिपका दिया करो। सोलर एनर्जी पॉलिसी, ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप, अचीविंग क्या है? वही सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज की बात कर दी आपने। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पर आपको मॉडल आंसर नहीं दिए हैं, यहाँ पर मॉडल आंसर बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चरिंग में और एक बेसिक कंटेंट तैयार करने में आपको मदद कर रहा है। जहाँ पर जो भी फैक्ट ज़रूरत थी, जहाँ पर जो भी एक्सप्लेनेशन ज़रूरत थी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब भी आप अपने लिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो या फिर इससे नोट्स बनाओ, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा गूगल करके या थोड़ा सा कहीं से लिंक करके आप वहाँ पर नोट्स बनाकर अपने कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो कल हम दोबारा देखो डे 2 के जो भी क्वेश्चंस हैं मैं लगभग कल अपलोड कर दूंगा आपके। और बाकी बच्चे जो देख रहे हैं वो इस चैनल को देख सकते हैं, सिविल्स विद मयंक। इस चैनल पे मैं डेली क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तो आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। शाम को मैं ऐसे ही डिस्कशन वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो कभी गूगल मीट सेशन ले लूँगा, डिपेंडिंग कि कैसा टाइम चल रहा है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, इट वाज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू ऑल। थैंक यू।